नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर में हम बात करेंगे सरसों मिल पर। दरअसल भारत के सरसों मिल का चीन सबसे बड़ा खरीदार बनकर के उभरा है। इस साल जून तिमाही के दौरान भारत में जितना सरसों मिल एक्सपोर्ट हुआ है उसमें से 1/3 से ज़्यादा की खरीद चीन की ओर से की गई है। अप्रैल से जून के दौरान चीन को 1.81 लाख टन सरसों मिल का एक्सपोर्ट हुआ है। चीन पहले सरसों मिल के लिए कनाडा पर निर्भर था, लेकिन अब उसने भारत से इसकी खरीद बढ़ा दी है। ऐसे में चीन को सरसों मिल का एक्सपोर्ट बढ़ने से घरेलू बाजार में सरसों मिल और सरसों की कीमतों पर क्या आउटलुक रहेगा, आगे चल कर के क्या प्राइस आउटलुक रहेगा और इसके साथ साथ क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर बातचीत करते हैं। डिटेल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल जी। धन्यवाद सर। सर, अगर हम देखें, चीन ने भारत से सरसों मिल का इंपोर्ट अब बढ़ा दिया है, जबकि अगर हम देखें तो कनाडा से वहाँ से इंपोर्ट जो था वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से इसका फ़ायदा अब भारत को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे को लेकर के क्या स्ट्रेटजी आपको दिखाई दे रही है? क्या ये कंटिन्यू रहेगा? क्या इससे भारत को गेन होगा या आगे चल करके ये एक टेम्परेरी व्यवस्था थी, आगे चल कर इसमें गिरावट हो सकती है? और घरेलू मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में इसका प्राइसेस पे क्या असर देख रहे हैं आप सरसों की? देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है विपुल जी बहुत ही शानदार हुआ है। बिकॉज जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर इस बार प्रोडक्शन पिछले 2-3 सालों से काफी अच्छा बना हुआ था। हालांकि हमने देखा था पिछले 2 सालों में जो रिलेशन कनाडा के साथ था वो हमारा भी बिगड़ा है, चाइना का भी बिगड़ा और कहीं ना कहीं ये बेनिफिट कर गया है। हम देख रहे थे कि हमारे टॉप जो एक्सपोर्टिंग में आते हैं वहां पे बांग्लादेश था, साउथ कोरिया था, बट चाइना जिस ढंग से पिछले 2 सालों के अंदर इंप्रूव हुआ है, ये एक रिलेशन भी दिखाता है। लगभग हमने 1.81 मिलियन टन के आसपास का रेपसीड का जो एक्सपोर्ट देखा है वो मुझे लगता है आगे भी कंटिन्यू है, क्योंकि चाइना अब तक कनाडा पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट था। बट अब हो क्या रहा है, एक हम बोल सकते हैं कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है और लॉजिस्टिक टाइम है ये भी ना चाइना के लिए बेनिफिशियल और इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल है। तो ये विन विन सिचुएशन इंडिया और चाइना के लिए होते जा रही है, जिसके चलते ही हमने पिछले साल जो नंबर्स थे, मतलब 7,440 टन आई थिंक सेम पीरियड में हमने पिछले साल देखा था, उसके कंपैरिजन में अभी आप देखें तो बहुत ही बड़ा इजाफा है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये कंटिन्यू चलेगा और इंडिया के पास जो हायर सप्लाई बनी हुई थी जिसकी वजह से हमने देखा भाव में भी गिरावट थी या ठहराव था, वो अब निकलते हुए जाएगा। जो एक्स्ट्रा सप्लाई है वो एब्जॉर्ब होती हुई जाएगी। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा क्रशिंग के अंदर, बट ओवरऑल मुझे लगता है इंडियन मार्केट के लिए काफी सेंटीमेंट इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। अब सर, अगर हम देखें तो बाकी मिल की अगर हम कंपैरिजन करें सरसों मिल के साथ, तो इसकी डिमांड आपको डोमेस्टिक मार्केट में कैसी दिखाई दे रही है? क्या ये भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, डोमेस्टिक मार्केट के लिए हमें पता होना चाहिए कि और भी काफी हम बोल सकते हैं मिल की हमारे पास है। नो डाउट, अगर लगभग हमारा जो फिगर है वो 5.31 मिलियन टन के आसपास है, अगर ये यहाँ से अगर निकलता है तो डेफिनेटली ग्लोबल डोमेस्टिक मार्केट में जो सरप्लस अब तक था वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई। तो ओवरऑल ऑयल सीड के जो एक्सपोर्ट है ऑयल टाइप के, उनके नंबर्स भी अगर हम देखें तो अभी भी 1% लोअर बताई जा रहा है पिछले साल के मुकाबले। तो ठीक है, अगर थोड़ा और अगर इंप्रूवमेंट आता है तो टाइटनेस बढ़ेगा और प्राइजेस को भी सपोर्ट मिलेगा। बट हालांकि पिछले 2-3 सालों में सभी टाइप के मिल्स के हमारे पास जो सप्लाई है वो काफी पर्याप्त थी, जिसकी वजह से भाव में हमने गिरावट देखी थी। बट अब कहीं ना कहीं एक रैशनलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड दोनों ही बनते हुए दिखाई चाहिए। इनफैक्ट अभी हमने रिसेंटली जो फूड इन्फ्लेशन भी देखा था उसमें भी काफी कमी आई है खास करके इंडिया में। तो आई थिंक इंडिया के लिए अभी जो हम बोल सकते हैं कंडीशन है बहुत ही फेवरेबल है कि यहाँ से अगर एक्सपोर्ट भी बढ़ता है तब भी भाव में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर बड़ा जम नहीं रहेगा, बट मेंटेन रहने की उम्मीद है। तो डोमेस्टिक डिमांड भी मुझे लगता है कि ठीक ठाक ही रहनी है, आगे स्टडी रहेगी। शॉर्टेज का जैसे हम जनरली देखते हैं कोई साइन, वैसा कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके चलते हमें लगता है कि प्राइजेस स्टेबल रहेगा बट साइडवे टू पॉजिटिव होते जाएगा। ठीक है सर। सर, अगर हम जुलाई की बात करें तो जुलाई के महीने में सरसों की कीमतें करीब करीब 600 रुपये पर क्विंटल बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। अब ये आगे क्या और तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है या आपको लगता है ठीक है पीक आ गया है और अब थोड़ी सी प्राइसेस कूल डाउन होनी चाहिए? ठीक है, प्राइजेस में हमने तो कूल डाउन का एक सिनेरियो देखा ही था, क्योंकि हमारे पास सप्लाई बहुत ज्यादा बनी हुई थी। लेकिन अब एज ऑफ नाउ, अब अगर एज ऑफ नाउ हम देखें तो
एक्सपोर्ट डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड, साथ में हम देख रहे हैं कि जो ओवर सप्लाई था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं लग रहा प्राइजेस में बहुत बड़ा कोई फॉल जैसा आएगा, स्टडी रहेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस आगे कैसा रहेगा डेट डिपेंड्स है। हमारे यहाँ पे रुपए में भी जो गिरावट हुई है उसका भी एक तरह से हम बोल सकते हैं लुक्रेटिव प्राइसिंग रहा है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है प्राइजेस के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो बड़ा जंप अब तक हमने देखा है पिछले 15-20 दिनों में वैसा तो नहीं रहेगा, बट हाँ प्राइस हायर साइड में मुझे लगता है 78-50 पे जाके कंसोलिडेट करे, इसके बियॉन्ड भी जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बाकी भी मील्स मार्केट में अवेलेबल है। तो आई थिंक जो बड़ी रैली आ चुकी है यहाँ से एक ठहराव रहेगा, जो नीचे में वापस 72 ऊपर में 78 ये दायरे में मार्केट ट्रेड करेगा। चलिए ठीक है सर। अब सर यहाँ से अगर हम बातचीत करें ओवरऑल, आप जो ट्रेडर्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सरसों मील, सरसों की को लेकर के क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? लास्ट क्वेश्चन इस पर सर। देखिए, इससे पहले अगर हम देखें तो पिछले 2-3 सालों में पूरे एडिबल ऑयल पैक में कोविड के बाद जो जंप आया था उसके बाद एक बहुत ही बड़ा जंप आया था। हमने उसका एक्शन डोमेस्टिक मार्केट पे भी होते हुए देखा, फ्यूचर बैन ये सब। लेकिन अब तक जो मार्केट ओवर सप्लाइड था वो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते भाव को सपोर्ट मिला है। हालांकि इसी चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा चढ़कर बाइंग नहीं करना चाहिए। तो मेरा मानना है नीचे में वापस 71-50-72 का लेवल मिलता है, वहां से एक्यूमुलेट कीजिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी अब यहाँ से मत देखिए, सप्लाई ठीक है काफी कम हुई है, बट हायर साइड में मुझे लगता है 78-50 रहेगा। ओवरऑल टोन जो रहेगा एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स का वो अब यहाँ से पॉजिटिव है। इनफैक्ट अभी मैं कोई इवेंट में भी था, वहां पे हमने सोपा से अपडेट आते हुए देखा, सोइंग के नंबर ठीक बताया, बट ग्राउंड लेवल पे बताया जा रहा है कि सोइंग का एरिया थोड़ा कम हुआ है। तो ओवरऑल मुझे लगता है एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स अगले 2-3 महीना साइडवे टू पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक तरफ डिमांड रहेगी तेल के लिए जो भाव को सपोर्ट करेगा, मिल के एक्सपोर्ट डिमांड भी अब अच्छी देख रहे हैं, और डोमेस्टिक मार्केट में भी चीजें इंप्रूव होगी, तो भाव पॉजिटिव ही रहेगा, कोई बड़ा फॉल मत एक्सपेक्ट कीजिए। ठीक है सर, तो ये तो बात रही सरसों की, लेकिन जब आप जुड़ते हैं बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि इस समय आपकी तरफ से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या कुछ सजेस्ट की जा रही है? टॉप एग्री कॉल्स कौन से होंगी सर आपकी? देखिए, सबसे पहले मैं कैस्टर पे जाना चाहूंगा, जिस ढंग से पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था कि हार्मोनिक पैटर्न कैस्टर में बना है, और हमने लगभग 6900 से भाव को गिरते हुए देखा है। अभी भी मुझे लगता है विपुल जी कैस्टर अगस्त फायदे में 6750 पे बिकवाली करके चलना चाहिए। 6800 का स्टॉप लॉस लगाइए, 6650 तक का टारगेट रहेगा। वहीं मसालों के अंदर हल्दी और जीरे पे नजर रखिए। हल्दी के अंदर रिसेंटली हमने फॉल बैक भी देखा है, क्योंकि एरिया अंडर कल्टीवेशन में बढ़ोतरी है, फेवरेबल वेदर कंडीशन है, बट अब थोड़ा सा इम्पैक्ट फिजिकल साइड इल्ड को लेकर बना हुआ है। तो 13200 पे लीजिए, 12900 का स्टॉप लॉस लगाइए। हायर साइड पे 13600 तक का लेवल मिलेगा। मसालों के अंदर ही अगला है जीरा। जीरे के अंदर सप्लाई साइड काफी ज्यादा होने की वजह से प्राइजेस में बार बार गिरावट तो आ रही है, बट डाउन साइड में हम देख रहे हैं कि 19200-300 के आसपास आने पे बाइंग भी लौटती हुई दिखाई दे रही है। तो 19400 पे लेके चलेंगे, 19100 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 19900 का टारगेट रहेगा। लास्ट अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो यहाँ पे भी भरपूर अच्छी तेजी आई थी। एज ऑफ नाउ प्राइजेस 3100 से 3200 के दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई देगी, जहां पे हमें लगता है 3180 पे कॉटन सीड ऑयल के अगस्त फायदे को बिकवाली करनी चाहिए। 3230 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 3100 तक का टारगेट रहेगा। ठीक, तो ये बात यहाँ पर 3-4 शेयरों आपको ट्रेड करने के लिए दिए गए हैं, कमोडिटी मतलब जो है ट्रेड करने के लिए दी गई है। वो आदत बनी हुई है, थोड़ी थोड़ी कभी कभी बीच में शेयर निकल जाते हैं, लेकिन खरीदारी और बिकवाली दोनों की जो है रणनीति यहाँ पर रहेगी। कॉटन सीड ऑयल केक में जो है बिकवाली करने की सलाह है। 3180 पे आपको अगस्त फ्यूचर जो है वो शॉर्ट करके चलना है। यहाँ पर नीचे 80 रुपये नीचे यानी 3100 पे आपका लक्ष्य देखने को मिल सकता है। कि स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिए 3200 के आसपास का। यहाँ पर जो है जीरा अगस्त फ्यूचर भी पे खरीदारी करने की सलाह है। 19400 पे अगस्त फ्यूचर प्लस कीजिए। 19900, जी हाँ 500 रुपये ऊपर के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। एक स्टॉप लॉस आपको जो दिया गया है वो 300 रुपये नीचे, 19,100 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपकी तरफ से निकल के आता हुआ। अगली टिप्पणी आ रही है हल्दी को लेकर के। हल्दी में खरीदारी करके चलें अभी, और तेज़ी की उम्मीद है। अगस्त फ्यूचर प्लस करें 13,200 के आसपास, और 13,600 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा स्टॉप लॉस जो रखा गया है वो 300 रुपये नीचे, 12,900 12,900 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड करने की सलाह आपको दी जा रही है। और आखिर में बेच करके चलना है आपको कैस्टर सीड अगस्त फ्यूचर 6750 पे के आसपास शॉर्ट करें। 6650 तक के टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस अवश्य लगाइए 6800 का, 6800 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड करने की सलाह दी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में सर आपका आज की चर्चा में जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से?
बिल्कुल विपुल जी, आज हमने एनसीडीएक्स के 4 कमोडिटी की बात की है, फिजिकल में मस्टर्ड की मील की बात की है। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। याद रखिए, जब भी आप कमोडिटी मार्केट में काम करते हैं तो उसमें जोखिम रह सकता है। इसके लिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही काम करना चाहिए, और जो भी ट्रेड करे उसमें स्टॉप लॉस लगाकर ही काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।